वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम HP टेट मेडिकल नॉन मेडिकल का जो जून 2022 का पेपर है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आया है द ग्लाइकोडिक लिंकेज बिटवीन कार्बन 1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज और कार्बन 2 ऑफ बीटा ग्लूकोज ये किस में होती है? ये जो होती है ये सुक्रोज में होती है। किस में होती है? सुक्रोज में होती है। किस में होती है? सुक्रोज में होती है। दूसरा आपका क्वेश्चन आया है विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ऐसी कौन सी नॉन मेटल होती है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे? वो होती है ब्रोमीन। अब 4 ऑप्शन और पढ़ेंगे। आयोडीन क्या है? आयोडीन के बारे में पता होना चाहिए। आयोडीन क्या है? वो एक ऐसी नॉन मेटल है विच इज़ लस्ट्रस, जो क्या है? चमकती है। कार्बन क्या है? कार्बन की हाईएस्ट कैटिनेशन पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर का मतलब होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी, अपने के साथ बॉन्ड बनाने की जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो होता है वो कौन सा होता है? कार्बन होता है। अगला आपको आ सकता है ब्रोमीन। ब्रोमीन यहाँ हो गया नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर मेटल आए तो मेटल जो होती है, जो लिक्विड होती है, वो मर्करी होती है। एक आता है अबव रूम टेम्परेचर। अबव रूम टेम्परेचर पे 2 मेटल हैं जो लिक्विड पे होती है, वो होती है सीजियम और गैलियम। सीजियम भी होती है और गैलियम भी होती है। क्लोरीन का यूज़ हम ऐसी नॉन मेटल होती है इसका हम प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में करते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में हम किसका यूज़ करते हैं? क्लोरीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रिवेंट द डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्वेश्चन क्या आता है वो भी पता होना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से पहले क्वेश्चन क्या आता है? इसका आंसर तो यूरिया होगा, ये बात सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है आपको कि आप प्रिवेंट करने के लिए, डीकम्पोजिशन करने के लिए यूरिया का यूज़ करते हैं, वो सही बात है। अब और क्या क्वेश्चन आता है? जैसे आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे फॉर्मल्डिहाइड है तो यह क्वेश्चन आता है 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम फॉर्मेलिन। ये भी क्वेश्चन बन जाता है। फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को हम मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ये आंट के स्टिंग में पाया जाता है, आंट के स्टिंग में, और इसका फार्मूला होता है HCOH। क्या होता है? HCOOH। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या हो गया? यूरिया। अब H2O2 जो होता है वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग भी करता है और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग भी करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये एक शिप है पैसिफिक ओशियन में। वन ऑफ द शिप इज पैसिफिक ओशियन वेयर द टेम्परेचर इज 23 पॉइंट डिग्री। एक न्यूमेरिकल है। ये जो न्यूमेरिकल है ये है हमारा एक टॉपिक से, इसको बोलते हैं हम चार्ल्स लॉ से आया है। जैसे रियल गैसेस वाला चैप्टर है वहाँ पर आता है चार्ल्स लॉ, गैसेस वाला जो चैप्टर है तो वहाँ आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स देखो, एक होता है बॉयज़ लॉ। बॉयज़ लॉ क्या बोलता है? VIP बॉयज़ से याद करना है। VIP बॉयज़ यानी कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर यानी कि BP इज इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है। अब यहाँ क्या दिया है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है और साथ में वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अब ऐसा कौन सा फार्मूला होता है, ऐसा कौन सा होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब इसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है और वॉल्यूम भी चेंज होता है? तो एक रिलेशन होता है दैट इज चार्ल्स TV देखता है। हम ऐसे ट्रिक बनाया है, चार्ल्स TV देखता है, यानी कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे V1 T1। इसको क्या लिखेंगे हम? इसको हम लिखेंगे V1 T1। क्या लिखेंगे? V1 और T1। ठीक है, तो हम कैसे लिखते हैं? V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। अब टेम्परेचर जो होता है वो कभी भी डिग्री सेल्सियस में लेते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा।
तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ देंगे, 273 जोड़ देंगे। तो इसमें 273 जोड़ा तो कितना आ गया, 296.4। अब वैसे हम इसमें जोड़ेंगे 273 केल्विन, तो इसमें जोड़ने के बाद वे बन जाएगा 299.1 केल्विन। अब दोस्त इस वैल्यू को भर दो। अब देखो वैल्यू कैसे भरनी है, V1 T1 बस भर दो। वॉल्यूम कितना था पहले, 2 लीटर था, ठीक है। अब टेम्परेचर कितना था स्टार्टिंग में, कितना था, अब केल्विन में भरना है 296.4। अब वॉल्यूम 2 निकालना है और यहाँ दिया है 299.1। अब हमें चाहिए V2, तो V2 किसके बराबर हो जाएगा, V2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2991 इंटू 2 डिवाइड बाई 296.4। देखो ये अप्रोक्सीमेटली इसी के बराबर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट देखो कट जाएगा ये, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2.018 लीटर आएगा। इसको काटने के बाद क्या आएगा, 2.018 लीटर। तो ये आंसर आपका। यहाँ से बड़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आराम से करना है। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए एंटासिड, यानी कि एसिडिटी की दवाई के लिए, जो एसिडिटी को ठीक करने के लिए, जो बीमारी के लिए ठीक होती है, उसको बोलते हैं एंटासिड। तो एंटासिड में देखो क्वेश्चन क्या क्या आता है। पहले क्वेश्चन आता है कि एंटासिड में डाला क्या जाता है। एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी डाल देते हैं हम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी डाल देते हैं, और दूसरा NaHCO3 इसका भी यूज़ करते हैं। इन तीनों का हम यूज़ करते हैं एज ए एंटासिड। अब उस दवाई का नाम बताओ, तो वो रेंटाडीन होती है। जब हमें एसिडिटी होती है तो हम कौन सी दवाई लेते हैं, दैट इज़ रेंटाडीन। दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी दवाई होती है जिससे टेम्परेचर कम होता है, तो उसको बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक्स। जैसे जब हमारे बुखार हो तो हम क्या लेते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं, कोमीफ्लेम लेते हैं। ये सारी क्या हैं, ये सारी क्या होती है, एंटीपायरेटिक्स होती हैं। एक आता है आपको इक्विनिल होता है, जिसको इक्विनिल, ये बड़ी बार क्वेश्चन, ये होता है ट्रैंकुलाइजर क्या होता है, जब आप ये ऐसी दवाई होती है जो स्ट्रेस को कम करने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा नींद की गोली होती है एक तरह की, ये इसमें हमें ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए तो हम उस दवाई का यूज़ करते हैं, इससे स्ट्रेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन आया है, करेक्ट द एलिमेंट ऑफ इन द मेटालिक रिएक्टर। देखो मेटालिक रिएक्टर लिखना है सबसे पहले। तो मेटालिक रिएक्टर के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोरोन कहाँ लाई करता है, पोटाशियम कहाँ लाई करता है, एल्यूमिनियम कहाँ लाई करता है। देखो बोरोन देखो यहाँ होगा, ठीक है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, ये नीचे तक चला जाएगा। इसके बाद आएगा बोरोन के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर बोरोन के पास नीचे लिखा है एल्यूमिनियम, बोरोन के नीचे लिखा हुआ है एल्यूमिनियम, बोरोन के नीचे क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम, क्या लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो हमने यह, अगर हमें ये पता होगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ जैसे लाई करता है, तो आप बड़े आराम से इस टॉपिक को कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोरोन, देखो बोरोन जैसे मान लो यहाँ पर है, बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, बोरोन के नीचे आता है एल्यूमिनियम, बोरोन दिया, एल्यूमिनियम दिया, इसके बाद क्या लिया है, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का होता है 13, तो मैग्नीशियम आता है इसके यहाँ, जैसे ये मान लो यहाँ एक साइड पे होती है, यहाँ मैग्नीशियम होता है, यहाँ क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, और साथ में मैग्नीशियम के बाद क्या दिया है आपको, पोटाशियम। पोटाशियम जो होता है वो मैग्नीशियम के नीचे यहाँ जैसे होता है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ प्रॉपर नहीं आ रहा, यहाँ बता देता हूँ जैसे, ठीक है, यहाँ मैं बिठा देता हूँ। जैसे प्रोडक्ट टेबल है, जैसे बोरोन यहाँ आ जाएगा, बोरोन का होता है यहाँ, ये बोरोन हो गया, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये बोरोन हो गया, ये एल्यूमिनियम हो गया। फिर मैग्नीशियम कहाँ आएगा, मैग्नीशियम इनके सामने यहाँ, इसका होता है 13, इसका होता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इसका होता है 5, इसका होता है 12, और इसके बाद 19 दिया हुआ है। 19 जो होता है वो होता है पोटाशियम, यहाँ जैसे यहाँ होगा नीचे। अब देखो यहाँ से देखो हम कैसे चेक करेंगे मेटालिक रिएक्टर। देखो मेटालिक रिएक्टर चेक करना है तो सबसे पहले हमें देखो इन वैसे ऑप्शन में पता लग जाएगा हमें कि किसका मेटालिक रिएक्टर ज़्यादा है। तो मेटालिक रिएक्टर के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेटालिक रिएक्टर किसका ज़्यादा होगा। तो इसके लिए देखना, मेटालिक रिएक्टर वो होगा, मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ कर दे, ऐसा जो क्या करेगा, आसानी से लूज़ कर देगा। देखो नीचे जाते हैं तो मेटालिक रिएक्टर बढ़ता है, तो इसका याद रखना कि सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए,
सबसे ज़्यादा जो होगा वो किसका होगा, पोटाशियम का होगा। किसका होगा, पोटाशियम का होगा। किसका होगा, पोटाशियम का होगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नीचे जाने पर क्या होता है, मेटल डिटेक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा जिसमें पोटाशियम लिखा होगा वो आंसर होगा। अब देखो इस ऑप्शन में चेक करेंगे हम, इस ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब 36 दिया हुआ है, ऑप्शन से क्लियर हो जाता है, सारे ऑप्शन से ज़्यादा पूरे करने की जरूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा किसका होगा मेटल डिटेक्टर, पोटाशियम का होगा। तो देखिए पोटाशियम किस में है सबसे ज़्यादा, एक ही ऑप्शन में है, बाकियों में तो कम है, तो आंसर क्या हो गया, ये वाला। बाकी देखने की जरूरत नहीं किसका ज़्यादा है किसका कम है। ठीक है, याद रखना जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो मेटल डिटेक्टर कम हो जाता है, और जब हम मेटल डिटेक्टर डाउन तक करते हैं तो बढ़ जाता है। तो क्या होगा, मेटल डिटेक्टर किसका ज़्यादा होगा, पोटाशियम का। बाकी ऑप्शन में तो कम दिए, इसमें भी कम दिया है, इसमें भी कम दिया है, तो ऑटोमेटिकली इस तीनों के ऑप्शन कट हो गए। तो कई बार हमें एलिमिनेशन मेथड से भी करना पड़ेगा। आगे देखो, आगे पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर इन XeF2। XeF2 में देखो, XeF2 आप देखना है, फ्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो मान लो जीनोन के पास कितने होते हैं, जीनोन फुल्ली फिड होता है, तो उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 ने बॉन्ड बना लिए, कितने बच गए, 6 बच गए। अब 6 बचे तो पेयर में कितने बचे, ये लोन पेयर बच गए, तो 3 क्या बचेंगे, 3 लोन पेयर बच जाएंगे। 3 के बच गए लोन पेयर। अगर बॉन्ड पेयर पूछा तो बॉन्ड पेयर कितने होने थे, 2 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितने हो गए, 3। अगला क्वेश्चन आया है, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज टू गोल्ड स्मिथ फॉर मेल्टिंग ऑफ गोल्ड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के लिए वो कौन सी करता है, वो आउटर मोस्ट जोन को करता है, इसी को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है नॉन ल्यूमिनस जोन, और पेपर में क्वेश्चन आता है सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है या आउटर जोन होता है, इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट जोन। कौन सा होता है, आउटर मोस्ट जोन को, जो होता है हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, मिडल का उससे कम होता है। इसको मिडल जो होता है वो मॉडरेट हॉट होता है, मॉडरेट हॉट होता है। और जो इनर बास्ट होता है, मॉडरेट को हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, वो इसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन। और इनर जोन कौन सा होता है, ये ब्लैक वाला, मतलब जो बिल्कुल अंदर वाला पार्ट होता है वो होता है इनर मोस्ट जोन, इसको बोलते हैं। इनर मोस्ट जोन जो होता है वो सबसे कम टेम्परेचर होता है। ये क्वेश्चन आता है लीस्ट टेम्परेचर किसका होता है, तो लीस्ट टेम्परेचर कहाँ किसका होता है, इनर मोस्ट का होता है। याद रखना ये पेपर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो गोल्ड स्मिथ जो कौन सा यूज़ करता है, वो आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में बहुत बार आता है। आगे पूछा है द प्लास्टिक दैट इज़ यूज टू कोट अ यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम बाय फायर प्रूफ। फायर प्रूफ जो होते हैं वो किसका यूज़ करेंगे, वो करेंगे थर्मोसेटिंग। और मेलामाइन जो होता है वो थर्मोसेटिक पॉलीमर होता है, तो थर्मोसेटिंग मेलामाइन का यूज़ करते हैं हम इसके लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है टेफ्लॉन की मोनोमर यूनिट क्या होती है, वो होती है CF2। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार। आगे पूछा है व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ NaOH। देखो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब लीटर में नहीं दिया तो मिलीलीटर में दिया है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब हमें पहले नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, मास ओवर मोलिकुलर मास। मास कितना दिया हुआ है, मास इसका देखो, मास इसका दिया हुआ है 4 ग्राम, तो 4 नीचे लिख दो, ऊपर लिख दो। मोलिकुलर मास निकालना है, मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH, क्योंकि ये सोल्यूट है। तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और 1 6 1 7 3 10, कितना हो गया 40। तो कितना होता है ये 40 डिवाइड बाय कितना हो गया, अब लीटर में दिया है 250 ml इंटू कितना आ गया 1000। इसको काटेंगे 0 से 0, ठीक है, 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 10 बार, तो कितना आ जाएगा ये बच गया 2 डिवाइड बाय 5। इसको काटेंगे 0 पॉइंट कितना आ गया 4 मोलर, कितना आ गया 0.4 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस किस प्लांट से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस किस प्लांट से निकलता है।
तो लिटमस जो होता है वो लाइकेंट प्लांट से निकल जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर आपको पूछे कि कौन से इससे होता है तो थैलोफाइटा से होता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। आगे आपको पूछ लेता है कि वो लिटमस से आपको क्वेश्चन इंडिकेटर होता है ये, तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो एसिड होता है, एसिड में ये क्या कर देता है, एसिड में ये ब्लू को रेड कर देता है, ब्लू को क्या कर देता है, रेड कर देता है, और रेड होगा तो रेड ही रहेगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। और बेस में क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग नॉन मेटल इज रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ कौन सी नॉन मेटल होती है, वो फास्फोरस होती है। नॉन मेटल पूछा है ना, मेटल पूछा होता तो क्या होना था, सोडियम जो होती है वो आग पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ क्या है, नॉन मेटल पूछा है। नॉन मेटल कौन सी होती है, फास्फोर। अब फास्फोर से क्वेश्चन आता है तो पर्टिकुलरली कौन सा फास्फोर होता है, वो वाइट फास्फोरस होता है। वाइट फास्फोर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो पेपर में अगर आपको क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, तो वाइट फास्फोरस होता है। वाइट को हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, इसको हम येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको काटते हैं तो ये आसानी से कट जाता है चाकू से, और उसके बाद कटने के बाद क्या होता है, जब इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटते हैं तो इसके काटने के बाद क्या होता है, ये येलो कलर का फेड हो जाता है, इसलिए हम इसको येलो फास्फोरस भी बोलते हैं। इसकी गार्लिक ऑर्डर भी होती है, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि गार्लिक ऑर्डर किसकी होती है, तो गार्लिक ऑर्डर भी इसी की होती है। अगला आपको क्वेश्चन यहाँ से क्या आता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फास्फोरस होता है वो ब्लैक फास्फोरस होता है। कौन सा होता है, ब्लैक फास्फोरस। अगला आपको क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा फास्फोरस होता है, दूसरा क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा फास्फोरस होता है जिसका यूज़ हम मैच स्टिक में करते हैं। तो रेड फास्फोरस को हम कहाँ करते हैं, मैच स्टिक में यूज़ करते हैं। किस में करते हैं, मैच स्टिक्स में। और मैच स्टिक्स में क्या लगा होता है, उसके साथ क्या लगा होता है, दूसरे साइड जो हमारा स्टिक में तो ये लगा होता है, लेकिन जो माचिस का जो डब्बा होता है उसके ऊपर जो लगा होता है वो होता है पाउडर्ड ग्लास। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिंच, स्पिंच में होता है ऑक्सैलिक एसिड। अब एस्टिक एसिड क्या होता है, एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग, आंट के स्टिंग में पाया जाता है, और जो कांटे वाले दार पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। अलैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, दूध पदार्थों में, दही वगैरह में पाया जाता है। एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है। ये सब आपको याद होने चाहिए। आगे पूछा है नैप्थलीन बॉल आर प्रोड्यूस फ्रॉम कोल टार। तो कई बार क्वेश्चन ये आता है कि बताओ नैप्थलीन बॉल किससे बनती है, तो कोल टार से बनती है। अब ये पूछा है कि किसके लिए यूज़ होता है, ये हम करते हैं मोथ रिपेलेंट। मोथ रिपेलेंट मतलब कीटनाशक की तरह यूज़ करते हैं हम इसको। आगे पूछा है विच मेटल प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी कौन सी मेटल है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती है और किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर जाती है। तो दोनों कौन सी, वो होती है एल्यूमिनियम। वो कौन सी होती है, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ जाता है, आगे लिखा है ये भाई चाइना रोज। चाइना रोज जो होता है वो एसिड में कौन सा कलर देता है और बेस में कौन सा कलर देता है। एसिड में ये डार्क पिंक देता है और बेस में ये ग्रीन कलर देता है, याद रखना, ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। दूसरा आपको क्वेश्चन इंडिकेटर में आ जाता है कई बार, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या करता है, एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में क्या हो जाता है, बेस में पिंक हो जाता है। बेस में क्या होता है, पिंक हो जाता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। आगे पूछा है किसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू वैसे तो इसकी होती है, हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं दिया था। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, वैसे एलपीजी की होती है। एलपीजी की होती है 55,000। जो बायोगैस वगैरह की, इसकी कैरोसिन की शायद 50 के कम होती है, इनकी थोड़ी कम होती है, तो इसकी होती है 55K के करीब होती है। आगे पूछा है IUPAC नेम ऑफ द नोमेनक्लेचर। पहले वो सिंपल पूछता था, अब इसने चेंज कर दिया। रेडोन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा तो आराम से निकल जाएगा, 86 होता है। 86 में 14 ऐड करो, फिर 1 करो और फिर 2 ऐड करो। 2 1 3 4, 2 1 3 3 हो गया, 4 3 7 7 8 कितने हो गए, 7 6 कितने हो गए, 13, तो कितने हो गए, 103। 103 होगा तो आप इसकी नेमिंग लग गया पता कि ये कंपाउंड कौन सा है, 103 नंबर का है, तो उसकी नेमिंग कैसे करते हैं 100 से प्लस के लिए। 1 होता तो हम क्या लिखते हैं, अन। 0 होता है तो नील लिखते हैं। 3 होता है तो ट्राई, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, IUM। तो क्या होगा, अननील ट्राइयम। तो आंसर क्या हो जाएगा, अननील ट्राइयम। तो अब अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया था ना, रेडोन दे दिया था। अब इसको एटॉमिक नंबर पता होगा और कंसेप्ट पता होगा कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो
इसी के बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन पता होगा तभी कर पाएंगे आप इस चीज़ को। आगे पूछा है जो फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो वो होता है रेयन। वो क्या होता है? रेयन। आगे पूछा है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन डीनेचुरेटेड होता है तो उसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जो प्राइमरी होते हैं वो नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। आगे पूछा है, देखो आगे पूछ लिया इन्होंने फिर से, जो फॉलोइंग इज रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर, तो कोल्ड वाटर के साथ कौन सी रिएक्ट कर जाती है? सोडियम। आगे पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर ऑफ एनी एटम हैव क्वांटम नंबर n = 3 एंड l = 0। तो देखो n = 3 और l = 0, मतलब n की वैल्यू 3 होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। देखो 0 हुआ तो 3s हुआ, तो ऐसे लगा लो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? s में 2 ही होते हैं, तो कितने होंगे? 2। अगर हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल में निकालने के लिए होता है 2l + 1। तो यहाँ l की वैल्यू 0 है, ये आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है 4l + 2 होता है, पर 4l + 2 होता है, तो क्या बच गया? ये 0 हो गया, 4l 0 हो गया, आंसर क्या बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। आगे पूछा है कंसीडर द एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, करेक्ट द ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ ऑक्सीडाइजिंग। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन आसानी से कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, यानी कि दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग क्या होती है? जो रिडक्शन करता है वो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, तो यही पूछा हुआ है। तो वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन को आसानी से वो गेन करेगा जो अट्रैक्शन को खींच पाएगा। तो देखो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिक करवाई है मैंने, दैट इज़ फोन कॉल बहुत आई, फोन कॉल बहुत आई चल हट। अब देखो यही है, तो याद रखना फोन कॉल बहुत आई। तो देखो फोन कॉल बहुत आई, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है ना, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कौन होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वेरी करती है उसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी वेरी करती है। तो देखो फ्लोरीन क्या हुआ? फ्लोरीन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फिर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। अब फ्लोरीन के बाद किसकी होगी? ऑक्सीजन की। फोन कॉल बहुत आई चल हट, वो पूरा लिखा मैंने, ऐसे लिख दिया। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये फोन कॉल बहुत आई। ठीक है, फोन कॉल, फोन, ठीक है। अब देखो फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। फ्लोरीन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। अब देखो फ्लोरीन यहाँ होता है, देखो नाइट्रोजन कहाँ होता है? नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है। देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? क्लोरीन। तो इसका मतलब फ्लोरीन तो होगा ही होगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका ज़्यादा होता है? तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो किसका आंसर होगा? ये सेकंड ऑप्शन, ये आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। आगे लिखा है कैप्रोलैक्टम को हीट करने पर। देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका है, वैसे पूछते थे कि मोनोमरीन वुड क्या है, तो मोनोमरीन क्या होती है? कैप्रोलैक्टम किसकी होती है? नाइलॉन 6 की होती है, नाइलॉन 66 किसकी होती है? जो कैप्रोलैक्टम किसकी मोनोमरीन होती है? किसकी होती है? 43 में को 1 मिनट, ये कई बार भूल जाते हैं। 43 का नाइलॉन 6 की होती है, नाइलॉन 6 की क्या होती है? कैप्रोलैक्टम होती है। तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है। आगे पूछा है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ रेट कांस्टेंट 1.15 इंटू 10⁻³ व्हाट इज विल बी द, देखो जिसके लास्ट में पर सेकेंड है इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ से पता लग जाता है कि ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम रेट कांस्टेंट कैसे निकालें? हाउ लॉन्ग 5 ग्राम ऑफ रिएक्शन टू टेक 3 ग्राम। तो कैसे करते हैं? इस तरह का न्यूमेरिकल वैसे बहुत कम आता है, लेकिन आ रहा है तो हम वो भी करेंगे, वो भी कर लेते हैं।
ठीक है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं 2.303 ओवर के लॉग ऑफ रेक्टेंट जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में 5 था, अब कितना हो गया है, 3 हो गया। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 2.303 तो है ही, k की वैल्यू दी है 1.15 इंटू 10⁻³ और लॉग डिवाइड में हो तो क्या log 5 माइनस log 3 लिख देना है। तो कितना हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻3 क्योंकि ये इसी का डबल है, 15 दूनी 30, ये देखो ये इसी का डबल हुआ तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻3। अब क्या बच गया, log ऑफ 2 बच गया। अब log 2 बचा है तो log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू जो होती है वो 2 इंटू 10⁻3, इसकी वैल्यू होती है 0.2219। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 444 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया, 444 सेकेंड। आगे देखो पेपर में क्वेश्चन आया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में आती है। देखो जब भी बोर्ड रिएक्शन होती है तो इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को काट देते हैं हम। इसको वैसे Br को यहाँ लिखते हैं हम, Br और CH3। तो ये Br कट जाएगा, बच के जाएगा CH3 ये बनाया हुआ है उन्होंने पहले दिए। बोला रिएक्शन बताओ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हो रही है, तो वो होती है वुड्स रिएक्शन। अगर इसी में अगर वुड्स फीडिंग लिखा होता, वुड्स फीडिंग लिखा हुआ है यानी कि एक साइड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा और दूसरी साइड क्या होगा, सिंपल XR होगा, यानी कि ARX लिखा होगा प्लस 2Na प्लस X और R लिखा होगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा और क्या बन जाएगा, AR और X, इसको बोलते हैं हम वुड्स फीडिंग। अगर दोनों साइड ARX लगा होगा प्लस 2Na प्लस ARX और AR, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा बीच में, तो क्या बन जाएगा, सब ड्राई ईथर में होती है। तो AR और AR, जब AR दोनों साइड होता है तो इसको बोलते हैं हम फिटिंग रिएक्शन, ये हो जाएगी फिटिंग रिएक्शन। और अगर एक साइड भी अगर आपको दिख गया, एक साइड दिखा तो वुड्स फीडिंग होती है। और दोनों साइड अगर अल्काइल ग्रुप हुआ RX, इसको बोलते हैं हम RX, दोनों साइड RX प्लस 2Na प्लस XR लिखा होगा तो कौन सी रिएक्शन होती है, तो वुड्स रिएक्शन होती है। तो आंसर क्या होगा, वुड्स रिएक्शन। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज टू अलाउ टू सेटिंग ऑफ ए सीमेंट। सीमेंट की सेटिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, सीमेंट की सेटिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, तो जिप्सम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, जिप्सम का यूज़ करते हैं। अब पेपर में जिप्सम का फार्मूला पूछ लेता है तो CaSO4.2H2O और हाफ हो तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लाइमस्टोन का फार्मूला होता है CaCO3, ये भी पूछ लेता है। आगे पूछा है सम ड्रग ब्लाइंड टू ए साइट अदर देन ए एक्टिव साइट। जैसे एंजाइम होता है, मान लो ये एंजाइम है, ये एंजाइम का कोई स्ट्रक्चर को, एक मिनट प्रॉपर नहीं बना, मान लेते हैं कि 2 साइट्स होती हैं, ठीक है, जैसे ये साइट होगी और एक मान लेते हैं ये साइट है। तो ऐसी साइट जो क्या होती है, जहाँ पर क्या करता है, एक्ट करता है। एक होती है एक्टिव साइट और दूसरी जो साइट होती है उसको बोलते हैं हम एलोट्रोपिक साइट, एलोस्ट्रोकिक साइट। तो जहाँ पर एक्टिव पे नहीं करता है वो, जब ड्रग एक्ट करेगा तो वो इस साइट पे करता है, तो उसको बोलते हैं एलोस्ट्रोटिक साइट। कौन सी होगी, एलोस्ट्रेटिक साइट। आगे क्वेश्चन आया है, एक रिएक्शन है AB प्लस C प्लस D प्लस Q, तो फाउंड हैव अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। रिएक्शन कैसी हुई, देखो अब यहाँ प्लस Q लिखा हुआ है, अब इसका मतलब होता है अगर यहाँ प्लस Q लिखा है यानी कि हीट निकल रही है, यानी कि नेगेटिव डेल्टा H की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। डेल्टा H की नेगेटिव वैल्यू और यहाँ क्या दिया, एंट्रोपी। एंट्रोपी को लिखते हैं हम डेल्टा H से, तो डेल्टा H क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर आप डेल्टा H भी पॉजिटिव है, डेल्टा S भी पॉजिटिव है, तो इसका क्राइटेरिया है वो आपने नोट्स में ऐड कर लेना है, वो लिख लीजिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। तो क्या होता है, जैसे अब क्या है, डेल्टा S तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, ये पहले से ही नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा G की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा G की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आ जाएगी। अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव हो तो और स्पॉन्टेनियस हो तो रिएक्शन क्या होती है, हर एक टेम्परेचर पे पॉसिबल होती है,
हर एक टेम्परेचर पे पॉजिटिव होती है। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है वो लिख लीजिए। इसके कुछ की पॉइंट्स है वो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर जैसे ही लिख लो। यहाँ लिख लो डेल्टा एच की वैल्यू, यहाँ लिख लो डेल्टा एस की वैल्यू, और यहाँ लिख लो डेल्टा जी की वैल्यू, और यहाँ लिख लो नोट की रिएक्शन कब कब होगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा जी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगा। तो उस केस में रिएक्शन जो होती है आर टेम्परेचर पे हो जाती है, एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, यानी कि आर टेम्परेचर यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हुई और दोनों डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव हुई तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस ही होगी। रिएक्शन जो होगी वो स्पॉन्टेनियस ही होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, लेकिन वो लो टेम्परेचर पे होती है। वो क्या होती है, लो टेम्परेचर के ऊपर होती है। और दूसरा, अगर दोनों ही क्या हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, डेल्टा से नेगेटिव हो, तो उस केस में नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और आर टेम्परेचर पे हो जाती है, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है। और प्लस, दोनों साइड प्लस प्लस हो, दोनों ही पॉजिटिव में हो तो क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन हाई टेम्परेचर पे होती है। स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन हाई टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, तो मे भी अगली बार आपको क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे भी आ सकता है। आगे लिखा है द डिफरेंस इन द रिएक्शन ऑफ फिनोल विद ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म। देखो, जब ब्रोमीन जो है, जब फिनोल जो होता है वो ब्रोमीन के साथ ऐड करता है तो अलग कंपाउंड बनाता है, और जब क्लोरोफॉर्म के साथ ऐड करता है तो अलग कंपाउंड बनाता है। वो किस लिए होता है, वो किसकी वजह से होता है? ठीक है, तो इसने बोला ये होता है पोलैरिटी ऑफ सोलवेंट के ऊपर डिपेंड होता है। वो अगर सोलवेंट पोलर होगा तो वो उस तरह से रिएक्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।